लाइव वीडियो के माध्यम से मतलब देखें कि किसी के द्वारा आपको और आपके साथियों को धमकाया जा रहा है, क्या मामला है, कुछ बताना चाहेंगे? वो विधायक जी के खासम खास हैं, तो हमेशा उन्हीं के साथ चलते रहते हैं, साय की तरह। उनके रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, जो धमकी दी है वो विधायक जी के आदमी थे, ये आपके मतलब बात से? जी, उनके साथ चलते हैं हमेशा, उनके रिश्तेदार हैं। तो आप उनको कुछ बोले नहीं? मतलब कुछ हमने कहा वही, जब हमने सवाल किया तब तक विधायक जी ने एक या तो ऑडियो रिलीज करवा दिया, या तो एक सोशल मीडिया पर मैसेज दिलवा दिया, या अखबार में खबर चलवा दिया। बहुत स्पष्ट है कि शराबबंदी कहीं नहीं है। किसी भी जगह पर आप शराब मंगा सकते हैं। सिर्फ शराब पर जो टैक्स सरकार को आता था वो हट गया है, बाकी शराब खोरी तो चल रही है। आप पहले जो है कांग्रेस के कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे मतलब नेता थे, लेकिन अब जो है जनसुराज में आ गए, क्या रीजन रहा? नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप ट्रेड न्यूज़ देख रहे हैं। दरअसल हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद सह जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष और जनसुराज के पूर्व जिला अध्यक्ष। स्वागत है हमारे ट्रेड न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से आप काफ़ी जो है प्रयासरत हैं। क्या लगता है कि आपके प्रयास से कुछ सुधार हुआ है? देखिए, अच्छी शिक्षा के बगैर किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि मेरी कोशिश आज से नहीं, 1996 से, जब से मैंने जनजागरण मंच का गठन किया, तब से शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। कोशिश है कि लोगों को शिक्षा के महत्व की जानकारी हो, वे महत्व को समझें। अभी जब जिला परिषद सदस्य के रूप में जब मैं चुना गया, तो हमारी माननीय जिला परिषद की अध्यक्षा ने हमें जिम्मेदारी दिया शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद का। तो हमारी कोशिश रही है, ईमानदार कोशिश है कि स्कूलों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करूं ताकि वे रोज़ स्कूल आवें, टीचर्स को मोटिवेट करूं ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और बच्चों को पढ़ाने में अपना मन लगाएं। सिर्फ दैहिक रूप से उपस्थिति उनकी नहीं हो, वो मानसिक रूप से भी स्कूल में उपलब्ध हों। गार्जियंस मीटिंग हम करवाते हैं, गार्जियंस के बीच में जाते हैं ताकि गार्जियंस भी सचेत हों। कुल मिलाकर मेरी कोशिश है कि हर एक बच्चा स्कूल आवे और उन्हें जो है वो पूरी जानकारी हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उनके उम्र के और क्लास के हिसाब से उनकी शिक्षा दीक्षा हो। तो आपने कहा कि कितना आप सफल हुए हैं। जी, पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। जमुई भी बिहार से बाहर नहीं है। बहुत मशक्क़त के बाद तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि सुधार हुआ है। अच्छा, आपके देखते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया के हैंडल से देखते रहते हैं कि बहुत सारे स्कूल में आप जाते हैं पढ़ाते हुए, कोई भी मैडम रहती है या जो भी शिक्षक शिक्षिका रहती हैं, उनको जाते हुए मतलब उनसे सवाल डायरेक्ट पूछते हैं, जो भी मतलब टीचर उपस्थित रहते हैं। एक्चुअली जो हमारे टीचर्स हैं, तो उन्हें ये बोध कराना कि गार्जियंस भी ये समझ रखते हैं कि किस तरह से शिक्षा दीक्षा हो सकती है। हालांकि उन्हें कई तरह की ट्रेनिंग मिलती है कि 1 से 5 के बीच के बच्चों को या पहली कक्षा के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उसको टीच किया जाए, कैसे उसको स्कूल में रखा जाए। तो 5वीं क्लास के बच्चे के लिए क्या तरीका, ये ट्रेनिंग मिलती है बजाते, लेकिन वे जो है उसको अप्लाई नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम उनको ये एहसास कराते हैं कि आप जो ट्रेनिंग आपको मिली है उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाइए, तो जाकर बच्चे स्कूल जो है आना पसंद करेंगे, क्लास में बैठना पसंद करेंगे। तो ये एक आभास दिलाने के लिए, एक जिम्मेदारी का बोध दिलाने के लिए हम ये भी बताते हैं कि जब 5वीं कक्षा का बच्चा है और अगर वो शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाता है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई पहले वर्णमाला और मात्रा पर काम करो। जब बच्चा आकार हर्षिकार नहीं जान रहा है, ककहरा पूरी तरह याद नहीं है, याद किया भूल गया, तो उन्हें फिर से रिवाइज कराओ, तब जाकर वो उच्चारण सही कर सकेगा, स्पेलिंग कर सकेगा और पढ़ सकेगा। इस तरह से बुनियादी बातों को बताते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो ऐसे आए दिनों देखते रहते हैं, सामुदायिक भवन हो या मतलब प्राथमिक उपचार केंद्र हो या फिर
स्कूल ही क्यों ना हो, बहुत सारे जगह देखते रहते हैं गाय बांध दिया जाता है, किसी में तो भूसा भरा हुआ रहता है, मतलब पूरा भूसा से भर दिया है। ऐसा आखिर क्यों देखा जाता है? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, समाज में एक तो जागरूकता एकजुटता की कमी है जी। नहीं तो सामुदायिक जो भवन जितने हैं, सार्वजनिक जो भवन है, उसका जो सार्वजनिक इस्तेमाल है वो सच में नहीं हो पा रहा है। ये लंबे समय से हुआ है कि जो एमएलए एमपी होते थे अपने खासम खास के घर पर जो है वो उनके घर के नज़दीक बना दिया जाता था, तो एक ही व्यक्ति के खास तौर से इस्तेमाल काम आता था। तो और सार्वजनिक जो भवन है वो ऐसे जगह पर बनता था जिसका कोई उपयोग ही नहीं है जी। तो जिन लोगों के नज़दीक में है वो भूसा भर के भूसा रख के अपना वहाँ कब्जा जमाए हुए हैं। इसका सुधार के लिए क्या मतलब कुछ उपाय है? देखिए, ख़ास तौर से नौजवानों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप जितना सामुदायिक भवन है जी, अब तो उसका हम लोग कई जगह जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, उसमें टाइल्स लगवा दे रहे हैं। कई अभी मैंने तारापुरा में एक का जीर्णोद्धार कराया है, टाइल्स लगा, वहाँ ग्रिल गेट सब लग गया। करहरा रविदास टोला में एक चबूतरा था, उसको हमने जो है इसी तरह से टाइल्स वगैरह लगा। तो उसका इस्तेमाल जो यहाँ बच्चे रहते हैं जी, तो वो वहाँ जाके सेल्फ स्टडी के लिए कर सकते हैं, या और कई तरह का इस्तेमाल हो सकता है। तो उसका इस्तेमाल जब होना शुरू हो जाएगा सार्वजनिक तौर से तो फिर अवैध कब्जा हट जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही के दिनों में आप जो है बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें आप एक लाइव वीडियो के माध्यम से मतलब देखें कि किसी के द्वारा आपको और आपके साथियों को धमकाया जा रहा है। क्या मामला है, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली वो जो मीटिंग हुई थी जी, या धरना कहिए, तो वो एक फेसबुक मैसेज के आधार पर हुआ था। किसी को मैंने पर्सनली नहीं बुलाया था जी। तो जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय नौजवान हैं जी, तो उन्होंने अपनी सहमति दर्ज की थी और वो उस दिन पहुंचे। हालांकि संख्या बहुत कम थी, लेकिन जो भी लोग थे वो सभी अपने क्षेत्र के माहिर लोग थे, और संख्या चाहे जो रही हो उनमें काफ़ी जो है अपने काम के प्रति या समाज के प्रति उनकी चिंता बहुत। तो उस मैसेज के आधार पर लोग वहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले तो कटाक्ष किया गया कि कम संख्या है, उसको भी मैंने दरकिनार किया, कोई बात नहीं है। वो विधायक जी के खासम खास हैं तो हमेशा उन्हीं के साथ चलते रहते हैं, साय की तरह, उनके रिश्तेदार भी हैं। तो उन्होंने हमारे एक दोस्त को जो व्यवसायी है जी, उस पर उसके पोस्ट पर कटाक्ष किया और एक तरह से उन्हें जो है समझिए कि धमकाया ही कि आप उस बैठक में क्यों गए। तो इसी बात को मैंने जो है रिएक्ट किया अपने फेसबुक लाइव में कि भाई लोकतंत्र है, बिल्कुल, जब गड़बड़ी होगी तो उसका खिलाफत भी होगा। जी, ठीक है, बिजली 15 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी बारिश हुई तो फिर 3-4 दिन तक बिजली गुल भी हो रहती है। ये समस्या तो ये भी तो गड़बड़ी है। इसको कैसे कौन दूर करेगा? जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वही तो करेगा, वही दूर करेगा। और अभी आज 1-1.5 साल पहले शाम में गर्मी में इसी तरह बिजली काट ली जाती थी। हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, ग्रिड को घेरा, उसके बाद फिर काटना बंद कर दिया। तो भाई लोकतंत्र है। अच्छा, जो धमकी दी है वो विधायक जी के आदमी थे, ये आपके मतलब बात से? जी, उनके साथ चलते हैं हमेशा, उनके रिश्तेदार हैं। तो आप उनको कुछ बोले नहीं? मतलब कुछ हमने कहा वही क्या? ये लोकतंत्र है। हाँ। आपकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। और हमारे दोस्त ने भी उनको जो है करारा जवाब दिया है। विधायक जी की तरफ से कॉल आया है क्या? विधायक जी की तरफ से कॉल गया हमारे दोस्त को जी, विधायक जी ने मनुहार किया उनसे कि भाई आप तो मेरे खेमे के लोग हो, तो आप धर्मदेव यादव के साथ क्यों बैठ गए? आप जनसुराज में शामिल हो गए क्या? अच्छा, तो विधायक जी को भी उन्होंने कहा कि भाई धर्मदेव मेरा जो है बचपन का दोस्त है, हम एक साथ पढ़े हैं, और अगर अच्छा कोई काम कर रहा है, चाहे वो सरकार के विरोध में ही कर रहा हो, तो साथ देना मेरा फ़र्ज है। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा ढंग से जवाब दिया।
अच्छा, अभी आप जनसुराज की बात बोले तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं चुनाव कहीं काफ़ी नज़दीक है, और जैसे बुलेट ट्रेन जैसे चलती है उसी रफ्तार से सरकार की योजना जो है अभी खुल रहा है। काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत सारे योजना तमाम जितने भी नेताजी हैं जो भी मतलब क्या बोलते हैं जो जीते हुए हैं वो पोस्ट डाल रहे हैं कि यहाँ योजना हो रहा है, वहाँ शिलान्यास कर रहे हैं यहाँ। लेकिन ये योजना जो है चुनाव के वक्त ही काफ़ी ज़्यादा योजना क्यों होते हैं और क्यों ज़्यादा जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है? आखिर 4 साल तक क्यों नहीं मतलब लोग 4 साल तक क्या समस्या नहीं होता है जनता को? क्या चुनाव के समय ही समस्या हो जाता है? बहुत सारे मतलब जितने भी देखिए जितनी रफ्तार से अभी उद्घाटन किया जा रहा है, हालांकि बहुत सारी योजना नहीं है, कुछ योजना है और ज़्यादा तो घोषणाएं ही है, अभी भी घोषणा ही है। बिल्कुल। तो जितनी तेज़ी से वे घोषणा और उद्घाटन कर रहे हैं उतने ही तेज़ी से हम सवाल भी दाग रहे हैं कि क्या इस लोकतंत्र में पहला दिन से, चुनाव के बाद सरकार के गठन होने के पहला दिन से जनता को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। 40-50 विभाग है सरकार के पास, तो वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जी। एक सड़क 4 साल से तक टूटी हुई है, 4.5 साल तक टूटी हुई है, और अब आप कह रहे हैं कि हम उसको बनवा देंगे। अब उसको अभी हम लोगों ने जिला परिषद में भी हमने आवाज़ उठाया, विधायक जी के घर के पास से ही मौरा की तरफ सड़क जाती है, वो मांगो बंदर जर्जर हालत में है। कल ही के दिन एक टोटो कहीं ना कहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे थे, टोटो पलट गया। हाँ, वहाँ तो कई घटनाएं हुई है, वो 6-6 3-3 5-5 फीट जो है वहाँ गड्ढा हो रखा है। तो जब हमने सवाल किया तब तक विधायक जी ने एक या तो ऑडियो रिलीज करवा दिया, या तो एक सोशल मीडिया पर मैसेज दिलवा दिया, या अखबार में खबर चलवा दिया कि वो अब होने वाला है, अब होने वाला। हालांकि ये मैंने 2-3 साल पूर्व से ही जी उस पर तो हमने यहाँ तक सवाल उठाया था कि सरकार के ही अनुरक्षण नीति के हिसाब से, अनुरक्षण नीति बनी हुई है सड़कों के मेंटेनेंस का कि 5 साल से 7 साल कर दिया है, 5 साल तक ठेकेदार को मेंटेन कराना है। वो सड़क जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ राजा के गढ़ से लेके मांगो बंदर तक, तो वो जो सड़क है जो एकदम से बिहार में सबसे जर्जर हाल में है, जिसके 2 विधायक कंपरदार हैं, तो उस सड़क के बारे में 2 साल 2.5 साल पहले मैंने कहा है कि भाई ये जब अंडर मेंटेनेंस है, इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं होता है? तो ये मिली भगत है विभाग के साथ ठेकेदारों की। आप चले जाइए, जितनी सड़कें हैं कहीं कहीं तो मिट्टी डालकर और मेंटेनेंस किया जा रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर काफ़ी पैसा जो है जमा है, अब वो पैसा निकाल लेता है। ये एक बड़ा घोटाला है, कोई देखने वाला नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो विभाग के लोग हैं और भी लोग मिलके ठेकेदार और सब ये कहीं ना कहीं, आपका जो मूल सवाल है जी कि 4 साल 4.5 साल टूटी सड़कों पर चलने के लिए पब्लिक क्यों अभिशप्त है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। कानून बनाया है, इसी नीतीश सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कानून बनाया है कि सड़कें टूटी नहीं रहे, हर साल रिपेयरिंग हो जी, लेकिन हर साल रिपेयरिंग नहीं होता है और पैसा उसका निकाल लिया जाता है। ये एक बड़ा घोटाला है और बिहार के लोगों को टूटी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। चलिए, कहीं ना कहीं इस तरीके का कहीं ना कहीं आए दिनों समस्या देखने को मिल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहीं रास्ते पे ही चल रहे हैं। हालांकि एक और समस्या काफ़ी ज़्यादा जमुई ज़िला में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ चल रहा है कि आए दिनों, अभी हाल ही के दिनों में क्या मतलब हमेशा ये चीज़ घटना हो ही रहा है कि ट्रक के द्वारा, ओवरलोडेड ट्रक के द्वारा आए दिनों सड़क दुर्घटना होते रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार में ट्रैफिक रूल नाम का कोई चीज़ है नहीं जी। ट्रैफिक रूल के नाम पर सिर्फ भयादोहन होता है, सिर्फ शोषण होता है, वसूली होती है जी। ट्रक से, ट्रैक्टर वालों से जो है वो सिर्फ वसूली होती है। तेज़ रफ्तार पर कोई लगाम नहीं है। अभी एक मणिपुरा का एक ई रिक्शा का चालक था, वो अभी मारा गया है। रोज़ यहाँ घटना होती रहती है। माने सैकड़ों कीमती जानें पूरे जमुई ज़िले में, सैकड़ों लोग मारे गए सिर्फ रफ्तार की वजह से। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं, इस पर तो हम सरकार और विपक्ष दोनों को घेरते हैं कि ठीक है कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन बिहार में एक भी सड़क में डिवाइडर नहीं है। नेशनल हाईवे में डिवाइडर नहीं है, स्टेट हाईवे में डिवाइडर नहीं। कम से कम एक डिवाइडर हो जाए तो 70-80% जो है वो दुर्घटना रुक जाएगी।
एक तरफ से गाड़ी आवेगी, एक तरफ से जाएगी, तो कम से कम दो तरफ लोग चलेंगे इत्मीनान से जी, है ना। मोटरसाइकिल वाले ज़्यादातर जो है डिवाइडर नहीं होने की वजह से वो ज़्यादा दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। चलिए, अच्छा, आप पहले जो है कांग्रेस के कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे मतलब नेता थे, लेकिन अब जो है जनसुराज में आ गए, क्या रीजन रहा? कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई है आरजेडी की। न तो उसको चुनाव लड़ना है सभी सीटों पर, न ही कोई उनके पास पब्लिक की समस्याओं को उठाने के लिए मुद्दा है। तो ऐसी कमेटी में या ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं था। आज जनसुराज की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में बिहार के बदलने के लिए तमाम मंत्र हैं, तमाम गुर हैं, इसलिए हमने जनसुराज को चुना। क्या क्या कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे? बिल्कुल, 5 चीज़ें हैं कम से कम कि जनसुराज की सरकार बनने से कम 5 चीज़ होगा। 10 से 20 हज़ार रुपया कमाने के लिए रोजगार यहाँ खड़े किए जाएंगे। अच्छा, ये जो है सरकार के गठन के साल 1.5 साल के भीतर ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। ये पहला कदम है। बिल्कुल, पूंजी कहाँ से आएगा, पूंजी के पलायन को रोका जाएगा, मजदूर के पलायन को रोका जाएगा, और यहीं पे रोजगार खड़ा करके 10 से 20 हज़ार रुपये कमाने के लिए। अभी कर्मा का एक नौजवान जो है वो लाल छड़ सीने के इस पार से उस पार हो गया और उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो पलायन के लिए जो विवश हैं हमारे नौजवान, उसको रोकने के लिए पहला तो काम किया जाएगा। दूसरी जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए एकदम मास्टर प्लान है, ब्लूप्रिंट है कि कोई भी राज्य हो बिना शिक्षा के, बेहतर शिक्षा के बदल नहीं सकता है, तो अपेक्षित जो है विकास नहीं आ सकता है। तो शिक्षा व्यवस्था, जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए हम तमाम उपाय बता रहे हैं कि किस प्रकार से सेंट्रलाइज तरीके से, जिस तरह से नवोदय विद्यालय है, जिस तरह से सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, इस तरह से स्कूल डेवलप करके सेंट्रलाइज तरीके से वहाँ बच्चों को ले जाकर और सरकारी तौर पर उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की हम व्यवस्था करेंगे। तीसरी चीज़ है कि जो हमारी पेट पालने वाली खेती है, उसको कमाऊ बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो खेती है उसमें जो संसाधन चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो और तमाम चीज़ें चाहिए, वो नहीं है। मसलन सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। अगर कुछ उपज हो जाए किसी भी तरीके से तो उसकी बिक्री की या उसकी कीमत सही मिले, ये व्यवस्था नहीं है। और कई तरह की बात है, उसमें सहयोग जो चाहिए किसानों को समय पर, तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर फसल मारा जाता है तो फिर उसके बीमा के लिए कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो उस तमाम सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करके जो पेट पालने वाली खेती है उसको कमाऊ खेती में बदलने की बात हो रही है। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी जो महिलाएं, जो हमेशा, ये भारत की संस्कृति है कि वो अर्थ प्रबंधन में कुशल रहती हैं। उनको आप 100 रुपया दे दें तो वो 100 रुपया वो आपको 200 रुपया करके देंगी। 100 में कोई खौरा नहीं लगाएंगी, वो 100 रुपया आपका 90 रुपया नहीं होगा। तो उनको सस्ता से सस्ता ऋण देकर और उन्हें जो है उनके हिसाब के कामों में लगाया जाए, ताकि वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सके। और पांचवा जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमारी परवरिश की, हर एक घर में जो बुजुर्ग होता है, तो आप देखिए बिहार में तो काफ़ी जो है उपेक्षित रहते हैं। तो उनको कम से कम, अभी 400 रुपया उनको पेंशन दिया जाता है, तो कम से कम 2000 रुपये की पेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से एक जो है एक सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि हर एक आयु वर्ग के लोग के लिए जो है वो सारी व्यवस्था हो सके। अच्छा, जनसुराज पर एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जनसुराज का सरकार अगर बनेगी तो शराबबंदी जो है उसको पुनः चालू कर दिया जाएगा। ऐसा आखिर क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं शराब बंद तो अच्छी चीज़ है, शराब कहीं ना कहीं बंद ही होना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि शराबबंदी कहीं नहीं है। किसी भी जगह पर आप शराब मंगा सकते हैं। सिर्फ शराब पर जो टैक्स सरकार को आता था वो हट गया है, बाकी शराब खोरी तो चल रही है। और लोग अगर कुछ शराब पीने के बाद अगर कुछ जो उदंडता होता था, तो उदंडता अगर बंद है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है जी। तो दूसरे राज्यों में आप महाराष्ट्र को लीजिए, विकसित राज्य है, बिल्कुल है ना। दूसरे और कई राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, ये है, यहाँ शराबबंदी नहीं है।
लेकिन वहाँ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। आप शराब पीकर महाराष्ट्र के गलियों में जो है वो तांडव नहीं मचा सकते, आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, इतना लॉ एंड ऑर्डर वहाँ दुरुस्त है। तो हो क्या रहा है, यहाँ जो है शराब पर जो टैक्स है उसका सिर्फ घाटा हो रहा है, राजस्व की सिर्फ क्षति हो रही है, बाकी शराब तो चल ही रहा है। शराब, लेकिन पहले जो है शराब पी के लोग जो है कहीं ना कहीं गलियों में भटकते रहते थे, नाले में गिरे पड़े, गाली गलौज, बहुत प्रकार के कहीं ना कहीं समस्या होता था। इसका कहीं ना कहीं निजात शराबबंदी है जहाँ तक देखा जा सकता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उसका कहीं ना कहीं चालू होना चाहिए। हमको ये बताइए कि शराब बंद हुआ है क्या? शराब पीना छोड़ा है लोगों ने? आप नहीं, आप तो लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, शराब पीना छोड़ा है ना? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। शराब तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पीते भी हैं। शराब जितने लोग पीते थे सभी लोग पी रहे हैं जी। लॉ एंड ऑर्डर के चलते, कानून के चलते लोग जो है कि हम जब अब पी के अगर बखेड़ा खड़ा करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। शराब बंदी नहीं हुई है। ये है कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस अब भारी संख्या में है, तो उसके डर से लोग वो सड़कों पर तांडव नहीं कर रहे हैं, ये सही है जी। ये तो हम कह रहे हैं। तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। आप लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखा हुआ है, बंगाल में रखा हुआ है, तो शराबबंदी का कोई औचित्य ही नहीं है। यहाँ शराबबंदी हुई ही नहीं है। शराबबंदी कहाँ हुई है? सिर्फ जो है राजस्व की क्षति हो रही है। हम कह रहे हैं कि राजस्व की क्षति नहीं होने देंगे और उस राजस्व की प्राप्ति के बाद जो है वो उसका हम शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग करेंगे।